कैसे हैं आप लोग? ठीक, एकदम मस्त, बढ़िया। चलिए, हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं। कई सारे वीडियो का मतलब कई सारे टॉपिक भी देखे हैं। अब वीडियो में रहेगा तो टॉपिक ही देखे हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार, फिर इसके बाद द्वीपों के बारे में देखते हुए, चट्टानों के बारे में देखते हुए, और इसके बाद हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार, मैदानी भाग, ये सब हम लोग देख चुके हैं। जो हम लोग कल से शुरू किए थे, इसका जो पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोग नदियों का सामान्य परिचय देखे थे। ठीक, कि हिमालय नदियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार नदियां हैं, इसका वह सामान्य परिचय देखे थे। ठीक है, सामान्य परिचय में ये देखे थे कि जो कुछ मुख्य मुख्य शब्द आते हैं, जैसे नदी द्रोणी आता है, जल संभर आता है, ठीक है, अपवाह द्रोणी क्या होता है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये सब हम इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं। ठीक है, सहायक नदी क्या होती है, उप सहायक नदियाँ क्या हैं। ठीक, तो ये सब हम कल थोड़ा सामान्य शब्दावलियों के बारे में देखे थे, और आज जो हम शुरू करेंगे, कल जो बताया गया था उसी के आगे से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या कल बताया गया था, मतलब पूरा नहीं तो बताएंगे, शब्दावलियों के बारे में तो देख ही लीजिएगा आप लोग, फिर इसके बाद इसको शुरू करिएगा। ठीक, तो आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि दो नदियां हैं। ठीक है, एक है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक, नदियां, और दूसरा क्या था, हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी, हिमालयी या ऐसे लिखिए, अरे दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हिमालयी नदियां, ठीक, हिमालयी नदियां। तो ये सब हम कल देखे थे कि कुछ समान समान बात ये देखे थे कि नदी द्रोणी क्या है, द्रोणी क्या होते हैं, ठीक है, अपवाह क्या होता है, जल जो प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह कहते हैं, जो इसका संपूर्ण जाल बनता है उसे अपवाह, मतलब ये कहा गया कि अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर अपवाह द्रोणी देखे थे कि जो अपवाहित क्षेत्र होता है वो अपवाह द्रोणी कहलाता है। नदी द्रोणी क्या है, जो मुख्य नदियां होती हैं, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, वो जब प्रवाहित होती है जिस क्षेत्र से, तो वो अपवाहित क्षेत्र नदी द्रोणी कहलाता है। जब छोटी नदियां कहीं प्रवाहित होती हैं तो वो वाला क्षेत्र जल संभर कहलाता है। जल विभाजक क्या होता है, जब दो अपवाह द्रोणियों को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये सब हम कल देखे थे। ठीक, उसी में हम लोग ये देखे थे कि दो प्रकार की नदियां हैं, एक है हिमालयी नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। ठीक, तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां बाद में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे, पहले हम हिमालयी नदियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो कल हम लोगों ने यहां तक देखा था, और इसके बाद ये देखे थे कि हिमालयी नदियों को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तीन भाग का मतलब तीन मुख्य नदियां, एक है सिंधु नदी, इसमें इसी में एक नदी निकली थी जो वो थी सिंधु नदी। ठीक, और दूसरी नदी कौन सी थी, ब्रह्मपुत्र थी। ठीक, ब्रह्मपुत्र, और एक नदी थी जो मुख्य नदी है, ये गंगा। गंगा कौन नहीं जानता। ठीक है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ठीक है, सिंधु नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी और गंगा नदी द्रोणी। तो हिमालयी नदियों में हम लोग मुख्य रूप से तीन नदियां देखेंगे इनकी सहायक नदियां। सिंधु नदी में सहायक नदियां जितनी भी होंगी उसको देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की जितनी सहायक नदियां होंगी उसको देखेंगे, और गंगा की सहायक नदियां जितनी होंगी उसको देखेंगे। तीन मुख्य नदियां इधर बहती हैं। ठीक है, ये पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र में, ये पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में, और ये सबसे ऊपर वाले भाग में, ये सभी भारत भाग में केवल तीन मुख्य नदियां बहती हैं। ठीक है, बड़ी नदियां, और इनकी जितनी भी नदियां हैं, जैसे आप गोमती सुने होंगे, गंडक सुने होंगे, घाघरा सुने होंगे, ठीक है, यमुना सुने होंगे, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ठीक, ये सभी गंगा की सहायक नदी। आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज सुने होंगे, ये है। न्योब्रा हो गया, गास्टिंग हो गया, द्रास हो गया, तोची, वीवर, ये सभी नदियां किसके हैं, सिंधु नदी के। और ब्रह्मपुत्र को तो जानते ही हैं, जितनी नदियां मिलेंगी, तीस्ता मिलेगी, ठीक है, सुभानश्री हो गया, धनश्री हो गया, ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की हैं। तो हम वहां देखें, ठीक, बनास, बराक नदी भी इसी की ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, मणिपुर से निकलती है। तो ये सभी जितनी नदियां हैं ये सभी इन्हीं की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदी हो सकती हैं या उप सहायक नदी हो सकती हैं। जैसे उत्तरी कोयल नदी जो हम देखे थे ना कि यहाँ छोटा नागपुर बठार से निकलती है, तो वो उप सहायक नदी है, गंगा की उप सहायक नदी है। ठीक है, ठीक,
कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? ठीक, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक, यहाँ कोई परेशानी नहीं, आप हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, हिमालयी नदियों में ये 3 नदियाँ पढ़ेंगे मुख्य रूप से, उसमें से एक नदी जो पढ़ेंगे वो है सिंधु नदी। तो आप लोग लिखेंगे कहाँ से? यहाँ से लिखिए। ये तो कल का था, ठीक, कि कल यहाँ तक देखे थे। आज हम लोग इसके आगे आप सिंधु नदी तंत्र लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब यही हो गया कि अपवाहित क्षेत्र। मुख्य नदी है सिंधु नदी, क्या है? बड़ी नदी है और मुख्य नदी है। तो इसकी जो बड़ी नदी और इसकी सहायक नदियां जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं उसे नदी तंत्र कहते हैं। क्योंकि बड़ी नदियां छोटी होती तो वो नदियां कहलाती नदी तंत्र नहीं कहलाती, या नदी द्रोणी नहीं कहलाती, वो कहलाती जल संभर। ठीक, ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ा देख लें। ठीक, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ समान बातें लिखिए। सिंधु नदी तंत्र क्या है आप समझ रहे हैं ना? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। ठीक है, इसका जो कुल जल ग्रहण क्षेत्र है, इसका सिंधु नदी तंत्र का जो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है वो है कुल जल ग्रहण क्षेत्र। आप इसका क्या लिखेंगे? हेडिंग डालिए सिंधु नदी तंत्र, उसके नीचे 1-2 पॉइंट लिखिए। कुल जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब यह हो गया कि जहां नदियां बह रही हैं वो पूरा वाला भाग में। ठीक है, ये सिंधु नदी तंत्र या अपवाहित क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, अपवाहित क्षेत्र वो है लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर कुल इसका जो अपवाहित क्षेत्र है। ठीक है, अपवाहित क्षेत्र लिखिए। अपवाहित क्षेत्र क्या है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी जितनी भी है वो उनका जो जहां से बहती है। अपवाहित क्षेत्र का मतलब समझिए नदियां जहां से बह रही वो वाला पूरा क्षेत्र, जितने पर वो प्रवाहित हो रहे हैं, जितने को वो मतलब धारण करती हैं, जिस जहाँ पास नदियां। मान लेते सिंधु नदी यहाँ से निकली, यहाँ से बहते हुए ये वाले पूरे क्षेत्र से होते हुए पाकिस्तान के यहाँ तक गिरती है, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला इसके और इसकी सहायक नदियां वाला, तो वो सब अपवाहित क्षेत्र में आएगा। उसे क्या कहेंगे? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर ये पूरा बन हुआ है। ठीक, लेकिन भारत में अगर कहें तो भारत में तो कमी है। भारत में अपवाहित क्षेत्र इसका देखें तो इसका अपवाहित क्षेत्र केवल 3 लाख है। ठीक है, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, लगभग इतना है, 3 लाख। मतलब ये जो लिख रहे हैं इसको आप हटा दीजिएगा, 3 ही रखिएगा यहाँ पास। 3,21,289 वर्ग किलोमीटर जो भारत में अपवाहित क्षेत्र है वो लगभग इतना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन शामिल है? सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी शामिल है तथा उसकी सहायक नदी शामिल है। सिंधु नदी मुख्य नदी है। ठीक है, सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां शामिल है। ठीक है, नदियां शामिल किसमें शामिल है? सिंधु नदी तंत्र में। ठीक, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां शामिल है। सिंधु नदी शामिल है, ये तो मुख्य नदी हो गई। इसकी सहायक नदियां, अभी सहायक नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। झेलम हो गया, जो चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, नुब्रा नदी हो गई। ठीक है, हुंजरा नदी हो गई। ठीक, गास्टिंग हो गई, द्रास नदी हो गई, श्योक नदी हो गई, श्याल नदी हो गई। तो ये सभी नदियां, खुर्रम हो गई, विवोवा हो गई, तोची नदी, ये सभी नदियां किस में आएंगी? सिंधु नदी तंत्र में आएंगी। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में अभी हम सब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि 5 नदियां मुख्य हैं। ठीक है, सिंधु नदी तो है ही, वो उसको तो रफ करें इसको ऊपर वाला। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्य नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, जो मुख्य नदियां उनको लिखिए। तीसरा पॉइंट, इस तंत्र के
इस तंत्र में जो मुख्य नदियां वो पहले सिंधु हो गई, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु के बाद आप देखेंगे कि झेलम नदी है, झेलम, चिनाब नदी है, रावी नदी है, व्यास है, सतलज है, ठीक है, सतलुज या सतलज, सतलुज भी लिखा है तो यही नदी है, सतलुज या सतलज जो भी कहें। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 6 नदियां मुख्य नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र की, ठीक है। छोटी छोटी तो नदियां बहुत हैं, छोटी नदियां भी देखेंगे अभी, लेकिन ये मुख्य नदियां, ठीक है। इस तंत्र की जो मुख्य नदियां हैं ये हैं। इतना लिख लिए, आगे चलें, चलिए, ठीक, रफ कर दें, ठीक। अब आप थोड़ा सिंधु नदी डालिए। आप क्या डालेंगे जी? आप डालेंगे सिंधु नदी। आप क्या लिखेंगे? सिंधु नदी आप डालिए, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। अभी इसे थोड़ा रफ ही करते हैं अभी, ठीक है, इसे लिखे रहने दीजिए, सिंधु नदी। सिंधु नदी में जब, अब सिंधु नदी पहले देख लेते हैं। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तिब्बत के पठार से। ये आप देखिए, ये वाला भाग है नेपाल का, ठीक है, ये वाला पूरा भाग है यहाँ पास नेपाल का है, ठीक। ये वाला जो भाग गया वृहद हिमालय, यहाँ से लेकर वृहद हिमालय शुरू होता है, ये उसके ऊपर से होते हुए यहीं पास तो आप देखेंगे सब स्थित है ना, जो कंचनजंगा हो गया, मकालू, मंसालू और माउंट एवरेस्ट, ये सभी धौलागिरी यहीं पास स्थित है ना। तो मतलब इसी वाले, ये वाले पर्वत पर, वृहद हिमालय पर स्थित है, ठीक है। ये वाले ही, मतलब जो ये नेपाल है इसी के ऊपर ही तो स्थित है, ये वाले भाग में, ठीक। तो ये वाला भाग हो गया तिब्बत का। कौन सा भाग है? तिब्बत, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पास एक मानसरोवर का नाम सब लोग सुने होंगे, ठीक। ये है, मान लेते ये मानसरोवर है, एक तालाब की, मतलब तालाब की तरह बड़ा बड़ी सी झील है, ठीक। इसी के बगल में राकस ताल है, ये भी एक बड़ी झील है। यहाँ एक ग्लेशियर है जिसे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ही क्या निकलती है हमारी नदी? निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होते हुए ये पूरे क्षेत्र से यहाँ से आगे बढ़ते हुए, यहाँ से होते हुए ये पहुँचती यहाँ, ठीक है। और यहाँ से ये यू टर्न मारती है और वापस यहाँ से मुड़ते हुए यहाँ नीचे चली जाती है। हम यहाँ पास सिंधु नदी लिखे हैं इसलिए थोड़ा ये मोड़ दिए, इसे और रफ करते हैं। सिंधु नदी यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। आप सिंधु नदी उधर लिख लीजिए, सिंधु नदी ये करके हुए यहाँ पास गिर जाती है, ठीक है। अभी देखते हैं, गिरेगी, यहाँ गिरती है जाके पाकिस्तान में, ठीक है। ये है पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक। आप ध्यान दीजिए, सिंधु नदी तिब्बत से निकली और होते हुए, आप ध्यान दीजिएगा कि ये है लद्दाख वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये है लद्दाख वाला, एल लिख दें लद्दाख, और ये है जम्मू वाला, जे लिख दें। ये हमारा हिमाचल, एच लिख दें, और ये है पी, पंजाब है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, ठीक है। लद्दाख वाले क्षेत्र से क्या होती है, नदी यहाँ प्रवेश करती है, ठीक। नदी यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख का ही पूरा क्षेत्र है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से प्रवेश करती, यहाँ से होते हुए यहाँ से नदी निकलती है और यहाँ एक गार्ज बनाती है। गार्ज का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? गार्ज का मतलब ये होता है कि नदियाँ क्या हो रही हैं, बहुत बह रही थी, लगातार बहने के कारण क्या हुई, वो पर्वतों या पठारों को काट देती हैं, ठीक है। जिस कारणवश एक रास्ता बन जाता है, एक दर्रा की तरह बन जाता है कि अगल बगल पर्वत उठ जाता है, लेकिन बीच में खाली जगह पड़ी रहती है जहाँ से नदियाँ बह रही हैं। तो ये बहुत नीचे उस तरह, ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत खाई की तरह दिखेगी, ठीक है। ऊपर तो पर्वत है लेकिन बीच में खाई की तरह, तो ये जो नीचे नदियाँ बह रही है इसे ही गार्ज कहते हैं। कैनियन इससे भी गहरा होता है, ठीक है, फ्लोरिडा में है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है नदी और यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप सिंधु नदी लिख लिए हैं, ठीक। पहला आप यहाँ लिखेंगे सिंधु नदी, क्या लिखेंगे? सिंधु नदी। सिंधु नदी में पहला बिंदु क्या लिखेंगे? ठीक, सिंधु नदी
कहाँ से निकलती है? तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, यहाँ से निकली और कहाँ प्रवाहित होती है? ठीक है, देखिए ये वाला क्षेत्र हो गया पश्चिम, ये वाला मान लेते उत्तर की तरफ हो गया, ये पश्चिम, तो पश्चिम उत्तर की भारत में मतलब पश्चिमोत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, तो ये है, देखिए ये हो गया पूर्व मान लेते, इसे अगर पूर्व मानेंगे तो इधर हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर के मध्य है तो पश्चिमोत्तर भाग में आगे बहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा, इसकी जो लंबाई है वो लगभग है 2880 किलोमीटर। इसकी लंबाई कहीं कहीं पर 2900 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेंगे तो 2880 किलोमीटर लिखा है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, ये कुल लंबाई यहाँ से शुरू होती है, जो यहाँ पास अपना मुहाना बनाती है, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 11 से 14 किलोमीटर भारत में है। इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 11 से 14 किलोमीटर अगर भारत में देखें तो कितनी है? 11 से 14 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। इसकी लंबाई एनसीईआरटी के अनुसार, जब आप पुस्तक देखेंगे, ठीक, मैथ बड़वाल में, तो यही ऐसे लिखा 2900 किलोमीटर या 2880 किलोमीटर लिखा है, इतना ही लिखा है। ठीक, तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए, ठीक, रफ कर देना, लिख लीजिएगा। देखिए ये है लद्दाख का पूरा क्षेत्र। ठीक है, ये है लद्दाख का पूरा क्षेत्र। लद्दाख से नदी प्रवेश करती है और यहाँ पास जाकर लद्दाख वाले क्षेत्र पर क्या होती है? गॉर्ज बनाती है। ठीक है, सिंधु नदी पाक में प्रवेश करने से पहले क्या बनाती है? प्रवेश करने से पहले गॉर्ज बनाती है। ठीक है, गॉर्ज बनाती है, गॉर्ज बनाती है। ठीक है, कहाँ बनाएगी? यहाँ पास। ये वाला भाग है लद्दाख का, ये है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, फिर बाद में अब ये हो गया जम्मू कश्मीर और ये हो गया लद्दाख वाला क्षेत्र। लद्दाख का क्षेत्र काफी बड़ा है। ठीक है, अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर के। ठीक, तो सिंधु नदी पाक में प्रवेश करने से पहले गॉर्ज बनाती है। ये देखिए यहाँ पाकिस्तान, इधर ये पाकिस्तान पूरा शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से आगे शुरू है। ऊपर वाला भाग तो अफगानिस्तान से लगा हुआ, लेकिन ये वाला भाग है पूरा पाकिस्तान का भाग है। ठीक, तो यहाँ जैसे मुड़ेगी वहां पास एक बनाएगी गॉर्ज। गॉर्ज क्या होता है फिर सुन लीजिए। गॉर्ज क्या है? गॉर्ज एक सकरी खाई है। ठीक है, सकरी खाई का मतलब कि पर्वत ऊंचे ऊंचे उठ गए हैं। ठीक है, मान लीजिए कि नदी लगातार बह रही है, नदी क्या हुई है, लगातार बहते हुए पर्वत के ऊपर उठने ही नहीं दी। ठीक, उस स्थान पर पर्वत जब ऊपर नहीं उठ पाई, जिस कारणवश क्या हुआ, अगल बगल कोई प्रेशर नहीं लगा तो पर्वत आसानी से ऊपर उठते गए। लेकिन यहाँ लगातार प्रेशर करती रही नदी, बार बार दबाव लगाती रही, जिस कारणवश पर्वत आए नहीं,
अगल बगल के क्षेत्र उठ गए, बीच का क्षेत्र नहीं उठ पाया, तो वो बीच का क्षेत्र जो खाली पड़ा हुआ जिसमें नदी बह रही है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, गार्ज। ये बहुत ऊंचे हो गया, पर्वत को ऊंचा हो गया, नदी नीचे बह रही, पर्वत ऊंचे हो गया, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, तो यहाँ पास नदी बह रही तो ये गार्ज कहलाता है, ठीक। कैनियन होगा तो इसका 3-4 गुना होगा, वो मतलब ऊपर से देखेंगे तो वो और भी गहरा होता है, ठीक है, ठीक। तो सिंधु नदी पाक में प्रवेश करने से पहले गार्ज बनाती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 पॉइंट सिंधु नदी के बारे में लिखना था, हो गया। चलिए अब आप क्या लिखेंगे, मुख्य नदियां हम थोड़ा देखते हैं, झेलम नदी देखते हैं, ठीक है। झेलम नदी क्या डालेंगे, झेलम, झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक। झेलम नदी जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है, शेषनाग झील से निकलते हुए आगे बढ़ती है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है, कि शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। शेषनाग झील से निकलती है। झीलों के बारे में इसके बाद हमारा टॉपिक होगा, मतलब जैसे नदी खत्म होगा फिर झील शुरू होगा, फिर इसके बाद बांध देंगे, बांध देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्लाइमेट देखेंगे, मतलब जलवायु हो गया, मौसम के बारे में, मानसून के बारे में फिर देखेंगे, ठीक है। तो शेषनाग झील से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ से निकलता है, यहाँ वुलर झील में मिलती है, फिर आगे बढ़ते हुए क्या होती है, यहाँ से सीधा, और ये इसी के सीधा सीधा ये चलती है, ये जो है बॉर्डर है, यहीं से चलते हुए आगे आती है, और यहाँ पास झंग के, पाकिस्तान के झंग में आकर किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। जो ये झेलम नदी है ना, ये पाकिस्तान में झंग में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। पाक के झंग में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है, चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है, ठीक। पाक के झंग में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक। इसका एक पॉइंट ये लिखिए कि ये नदी घाटी में बहती है, यहाँ क्या बहती है, नदी घाटी, नदी, आप कहिए कि ये जम्मू कश्मीर की घाटी में बहती है, ठीक है, JNK की घाटी में बहती है, ठीक है, घाटी में बहती, ठीक है। घाटी का मतलब मैदानी भाग है, ठीक। आप लोग देखे थे कि आप लोग मतलब इससे पहले जब हम हिमालय पढ़ रहे थे उसमें देखे थे, जो वृहद हिमालय है और लघु हिमालय है, वृहद हिमालय लघु के हिमालय के मध्य बीच के स्थान खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मान लेते उठ गया है, मान लेते ऐसे गया, फिर ऐसे होकर फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होकर फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होकर ऐसे, ये वाला भाग क्या है, ये वाला घाटी कहलाया, ठीक। तो यहाँ ये जो नदी बह रही है वो घाटी में बह रही है, ठीक है, ठीक। ये है वृहद, ये है लघु, ये है शिवालिक, ठीक है, क्योंकि उसी तरह है, सबसे ऊंचा है वृहद हिमालय ना, ठीक। तो इतना ही पॉइंट लिखने, झेलम नदी में केवल इतना ही पॉइंट लिखने थे, ठीक है। चलिए 10 कर दें। आप डालिए हेडिंग चिनाब नदी, क्या डालेंगे, चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है, पहला पॉइंट इसमें चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। आप यहाँ पास आपको दर्रों के बारे में बताया गया था ना, हिमालय में हम लोग दर्रे पढ़े थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, इतना पढ़े थे ना। शिवकिला दर्रा तो ये वाले भाग में इधर जाने के लिए, तिब्बत के लिए, उससे पहले रोहतांग है, फिर यहाँ शिवकिला दर्रा है ना,
तो शिवकिला और रोहतांग यहाँ मान लेते हैं एक दर्रा है जिसे क्या कहते हैं, शिवकिला, ये है रोहतांग दर्रा। ठीक है, आप दर्रे का मतलब समझ रहे हैं, रास्ता है मतलब पहाड़, यहाँ पास पहाड़ों पर क्या है, बीच की खाई है जैसे बन गई जो रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वहीं से निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, चिनाव नदी। चिनाव नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल, एचपी लिख दें, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, पास से निकलती है। ठीक है, ठीक, या दो धाराओं में निकलती है। चिनाब नदी जो है दो धाराओं में निकलती है। ठीक है, फिर केवाड़ के पास जाकर ये ताड़ी में, केवाड़ के पास हिमाचल प्रदेश में आगे जाकर यहाँ पास मिल जाती है ताड़ी पर, और इसका जो नाम हो जाता है तब चिनाब होता है, उससे पहले होता है चंद्रा और भागा नदियों में। ठीक है, ये दो धाराओं से बनी है। ठीक है, कौन कौन दो धारा है, चिनाब नदी दो धाराओं से बनी है। ठीक, चिनाब नदी दो धारा से बनी है। ठीक है, बनी है। वो दो धारा क्या कहते हैं, एक जो धारा आती है नदी की वो है चंद्रा नदी। ठीक है, चंद्रा नदी, दूसरी धारा है भागा नदी। ठीक है, ठीक, चंद्रा नदी और भागा नदी जब ये केवाड़ के पास जब मिलती है ताड़ी में, केवाड़ के पास ताड़ी में, ठीक है, हम केवाड़ लिख देते हैं, केवाड़ के पास जब ये ताड़ी में मिलती है तो चंद्रभागा कहलाती। ठीक है, चंद्रभागा, और यही चंद्रभागा क्या कहलाती है, यही चंद्रभागा चिनाब नदी कहलाती है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। चिनाब नदी दो धाराओं में से बनी है, चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी जब केवाड़ के पास ताड़ी में मिलती है तो क्या कहलाती है, चंद्रभागा, और इसे ही क्या कहा गया, चिनाब नदी। ठीक है, ये नदी यहाँ से निकली और ये ऐसे होते हुए, ये यहाँ से होते हुए ये भाग में, जम्मू कश्मीर वाले भाग से ऐसे होते हुए ऐसे आती है, और यहाँ आकर किस नदी से मिलती है, ये आगे बहती है, और इसमें आकर कौन सी नदी मिल जाती है, ये नदी है जो निकल रही है, ये तो है सिंधु नदी। ठीक, और ये नदी जो शेषनाग झील से निकली है, ये नदी कहलाती है हमारी झेलम नदी। ठीक, और ये जो नदी निकली है यहाँ से, ये यहाँ जाकर ये है, ये नदी आगे जाकर ये सतलज में मिलती है। ठीक है, और ये नदी हमारी है चिनाब नदी। ठीक है, यहाँ दो धारा दिखाना थोड़ा सा ये है कि ऐसे यहाँ से निकलती है ऐसे करके, फिर ऐसे, और यहाँ दोनों जाकर यहाँ मिलती है और फिर आगे चंद्रभागा के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, ठीक, तो चिनाब नदी समझ गए। इसी में यहाँ झंग है, झंग के पास जाकर मिलती है क्या, झेलम नदी आकर चिनाब नदी में मिल जाती है, और ये जो जाकर ये झेलम नदी है, झेलम ये सॉरी जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी सतलज से, अभी सतलज यहाँ आएगी, ये आगे यहाँ से सतलज निकलेगी राकस्थाल से, यहाँ से होते हुए आगे आएगी, यहाँ से होते हुए आगे जाएगी, यहाँ आएगी और यहाँ पास आकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है, सतलज में जाकर चिनाब नदी मिलती है। ठीक, तो चिनाब नदी में दो धाराएं बनी, चंद्रभागा केवाड़, चंद्रभागा ये है। ठीक है, ठीक, रफ कर दें। ठीक, अब लिखिए रावी नदी और व्यास दोनों यहीं से निकलते हैं। ठीक है, रावी और व्यास दोनों लिख लीजिए, रावी व्यास। ठीक, ये भी एचएम से निकलती हैं, एचपी से निकलती हैं, ये भी एचपी से निकलती है। ठीक है, ये भी एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और दर्रे का नाम अगर आप देखें किसके पास से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास से
निकलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रफ कर दें, ठीक, इसे रफ कर दें। रावी और व्यास में इतना ही लिखिए। व्यास नदी यहाँ पंजाब में जाकर, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है नदियाँ, यहाँ से होते हुए एक नदी तो आगे बढ़ जाती है जिसे रावी नदी कहते हैं, ठीक है। लेकिन व्यास नदी यहाँ से निकलकर यहाँ पास पंजाब में आकर अभी देखेंगे सतलज नदी से आकर मिल जाती है, ठीक है, सतलज नदी से आकर मिल जाती है, फिर उसी के साथ आगे बढ़ जाती है, ठीक। रावी नदी तो पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन जो ये व्यास नदी है वो नहीं जा पाती, वो केवल पंजाब में आकर सतलज नदी में मिल जाती, फिर उसका पानी लेकर ये आगे बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पास एक हरिके बांध बनाया गया जिसके आगे गांधी, आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर यहाँ पास बनाई गई है, ठीक है, पूरा ये वाला क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो यहीं से पानी लाया गया है, ठीक है, ठीक। तो केवल इसमें इतना ही लिखिए, ठीक। चलिए अब एक नदी सतलज नदी, क्या लिखेंगे? सतलज। सतलज नदी में, सतलज नदी में लिखिए आप लोग, ठीक है। सतलज नदी में आप लोग लिखिए, सतलज नदी में लिखिए कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये है राकसताल, ठीक, ये है मानसरोवर, मानसरोवर से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इधर आती है, ठीक है, यहां से निकलती है सतलज नदी, तो सतलज नदी तिब्बत से निकलती है, सतलज नदी तिब्बत के राकसताल, ठीक, राकसताल से निकलती है, ठीक है, निकलती है लगभग 4005, ठीक है, 555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। राकसताल जो है, देखिए ये पठार है, पठार आप लोग ध्यान दीजिए, ये पूरा तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, पठार का मतलब ही कि ऊंचाई पर स्थित होना, ठीक है। जब ये ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर इसका मतलब ऊपर बर्फ जमी होगी, होगी या नहीं होगी, आप ये बताइए। ऊपर जैसे जैसे चले जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं अपनी सतह से, अगर समुद्र तल से हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, ठीक है। जैसे 6.5 से अब 4 किलोमीटर तक गए हैं, तो इसका मतलब अगर इसी तरह 6.5 से 36, 18, 24 और 25, 26 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। अगर नीचे 26 डिग्री है तो यहाँ 0 डिग्री तो वैसे ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ये नदी जो निकलती है 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक है। और जो ये निकलती थी सिंधु नदी, सिंधु नदी की ऊंचाई 4165 मीटर है, ठीक है, सिंधु नदी 4165 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, लेकिन ये 4555 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, ठीक। क्या? सतलज नदी, ठीक है, ठीक। ये नदी सिपकला दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है, सिपकला दर्रा, सिपकला दर्रा कहाँ है? सिपकला दर्रा यहाँ है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और तिब्बत और हिमाचल के बॉर्डर पर, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हुए इसके पास से होते हुए आगे बढ़ती है, और हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती है? यहाँ पास जाती है। हम ये सब अब रफ करें थोड़ा सा, यहाँ से निकालते हैं नदी को, ठीक है, ये यहाँ से निकली और यहाँ जाकर इससे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ मिली, यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये आगे जाती है और इससे मिल जाती है ये नदी, और ऊपर जाती है तो ये नदी इसमें आकर मिलती है, ठीक, इसमें आकर ये, और ये आगे जाकर यहाँ पास मिल जाती है मिठानकोट पर, कहाँ? मिठानकोट पर ये जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। सतलज नदी पूरी धारा लेकर मिठानकोट पर जाती है, मिल जाती है, ठीक। तो सतलज नदी तिब्बत के राकसताल से निकलती है, ठीक है, ठीक। इससे कहाँ मिलती है? पंजाब में एक नदी, पंजाब का मतलब भारतीय पंजाब की बात हो रही, पाकिस्तान वाले पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय पंजाब की बात कर रहे हैं। ये वाला भाग यहाँ भी पंजाब वाला क्षेत्र है ना, इसी के बगल में, पाकिस्तान में भी, तो भारतीय पंजाब की बात कर रहे हैं। वहां पास व्यास नदी मिलती है, ठीक है, व्यास नदी
इससे मिल जाती है, ठीक है, इससे मिल जाती है, ठीक है। व्यास नदी जब इससे मिल जाएगी तो फिर व्यास नदी के पानी भी लेकर जाएगा, फिर आगे रावी नदी मिलती है, फिर जाके चिनाव नदी मिल जाती है, और ये सब जाकर कहाँ मिलते हैं, फिर ये नदी जहाँ जाकर सिंधु नदी में कहाँ मिल जाती है, मिठानकोट पर, ठीक है। कहाँ लिखें, रफ करें, ठीक है, तो रफ ही कर देते हैं। अब लिखिए ये नदी कहाँ मिलती है, तीसरा पॉइंट मिठानकोट में, ठीक है, मिठानकोट में मिल जाती है, ठीक है। मिठान भी लिखा रहेगा, मीठन भी लिखा रहेगा, ठीक है, ये लिखा रहेगा मीठन, और या तो मीठन लिखा रहेगा, ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है। ये नदी यहाँ पास जाकर किससे मिलती है, सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु नदी से मिलती है, ठीक है, ठीक है। मुख्यतः ज्यादातर यही मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है, कहीं कहीं पर ये मिल जाता है और ये तो बहुत कम ही मिलता है, ठीक। तो सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है सतलज नदी, सतलज या सतलुज नदी, जो भी आप कहना पसंद करें, ठीक हो गया, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक लिखने में, परेशानी होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक। और अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा छोटी नदी है, तो बड़ी नदियां हो गई, जो सिंधु नदी की जो मुख्य नदियां थी, जो बड़ी बड़ी नदियां थी, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो सिंधु नदी की जो मुख्य नदियां थी, सिंधु नदी तो एक मुख्य नदी है, उनकी जो सबसे बड़ी सहायक नदियां थी, हम लोग उनके बारे में देखें अभी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। थोड़ा थोड़ा छोटी नदियां हैं, तो हम थोड़ा देख लेते हैं कुछ अन्य नदियां, ठीक है। कुछ अन्य नदियां जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तो अब बहुत दिख नहीं है, मतलब सही से समझ में ना आ रहा, लेकिन ये है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी निकली है, कुछ नदियां इधर से निकल कर इसमें मिल रही हैं, कुछ नदियां इधर से आकर इधर मिल रही हैं, ठीक है। जब नदी ऐसे बह रही तो इसका जो दाहिना भाग होगा ये इधर होगा, बायां भाग इधर, तो बाएं तरफ से नदियां मिलेंगी, दाहिने तरफ से नदियां मिलेंगी, ठीक है। तो दाहिने और बाएं तरफ से इसमें आकर कुछ छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब हम थोड़ा सा ये रफ करें इसको, सब तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनका काम है नहीं, रहने देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, हम दिखाएंगे नहीं छोटी नदियों को, आप लोग समझ जाइए कि मतलब कि नदियां इधर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नदियां निकल रही हैं, ठीक है, ठीक। लिखिए कुछ अन्य सहायक नदियां, कुछ अन्य सहायक नदियां, ठीक है। किसकी सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, लेकिन बाएं तट से आकर, ठीक है, बाएं तरफ से, ठीक है, बाएं तरफ, ठीक है, बाएं तरफ से आकर मिलते हैं, ठीक। आप लिखिए द्रास नदी, कौन सी नदी, द्रास नदी, गास्टिंग नदी, गास्टिंग नदी, और आप लोग लिखिए, गास्टिंग हो गया, ठीक है। एक नदी आप द्रास, गास्टिंग, और क्या है, द्रास हो गया, गास्टिंग हो गया, स्याल नदी, ठीक है, ये नदियां हैं। और कुछ जो बाएं तट पर आकर मिलती हैं, ये बाएं दाहिने तट पर आकर जो मिलती है, ठीक है, दाएं तट पर आकर मिलती है, ठीक। उसमें आप लिखिए खुर्रम नदी, ठीक है, ये खुर्रम, गोमल, विवोवा, तोची नदी, तोची नदी, संगर नदी, श्योक नदी, ठीक है, ये नदियां यहाँ पास मुख्य हैं, ठीक है।
यहाँ हो गया नुब्रा नदी, ठीक, हुंजा नदी। तो ये सब नदियां लिखिए। खुर्रम ये पाकिस्तान की नदी है, सहायक नदी, छोटी सी नदी है, ठीक है। खुर्रम, गोमल, विहोवा, तोची, संगर, श्योक नदियां, श्योक नदियां, ठीक है, श्योक नदियां, ठीक। तो ये बाएं तरफ से आकर मिलती है वो दाहिने, ये दाएं तरफ से आकर मिलती है वो बाएं तरफ से आकर मिलती है। द्रास, गास्टिंग, स्याल, नुब्रा, हुंजा ये नदी, इसको याद रखिएगा आप लोग, नुब्रा नदी, ठीक है। और यहाँ पास याद रखिएगा श्योक नदी और खुर्रम नदी, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। तो हो गया, इतना हो गया। ये सहायक नदियां थी, ठीक है, कुछ मतलब छोटी छोटी, ये मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहें कि श्योक नदी है तो बहुत छोटी सी नदी है, आकर यहाँ पास मिल जाती, ठीक है। खुर्रम नदी तो आगे यहाँ से आकर मिलती है, ठीक है, पाकिस्तान की नदी है, ठीक। गोमल नदी यहाँ छोटी सी है, तोची नदी छोटी सी है, ठीक है। ये छोटी छोटी नदियां आकर, संगर नदी है आगे छोटी सी मिलती है, छोटी छोटी एकदम नदियां, ठीक है। द्रास हो गया, द्रास नदियां इधर से जाकर मिलती है। गास्टिंग नदी हो गया, सिगार हो गया, ठीक है। जास्कर नदी हो गया, इसमें सिगार नदी हो गया, ठीक, जास्कर नदी हो गया, तो सिगार हो गया, जास्कर नदी, ये सभी छोटी छोटी नदियां जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम हो गया, ठीक, बढ़िया से, ठीक है। ये हमारा था, मतलब ये इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा आएगा नहीं, इतना ही आएगा। तो सिंध नदी तंत्र के बारे में ये मतलब पूरा सार है, ठीक है। मतलब ऐसे पढ़ेंगे तो इस तरह तो कहेंगे कि इसको यहाँ पास सिंध शहर के रूप में जाना जाता है, सिंधई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शहर के रूप में दिखाई है, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो सब जरूरत थी नहीं, इसलिए नहीं बताया गया, ठीक है। और इसका मतलब अक्षांश भी दिया गया है कि इस अक्षांश से निकलती है, इस अक्षांश तक जाकर यहाँ तक है, इसके बीच का विस्तार कितना है, ठीक है। 80-45 से लेकर ये सब बताया गया है, ठीक है। पूर्व की बात है 31-45 तक है, 31-15 डिग्री तक, 31 डिग्री 15 मिनट तक, तो ये सब बताया गया। 80 डिग्री 45 से निकलती है, तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए बताया भी नहीं गया, ठीक है। जो महत्वपूर्ण था उतना बता दिया गया, ठीक। तो कल हम लोग देखेंगे गंगा नदी, गंगा नदी तन देखेंगे, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां देखेंगे। गंगा नदी देखेंगे, ये उसकी सहायक नदी जैसे यमुना हो गया, चंबल हो गया, सोन, बेतवा, केन, काली सिंधी, बनास, ये सभी नदियां देखेंगे। घाघरा, गंडक, गोमती नदियां देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कोसी नदी, ये सभी नदियां कल हम देख लेंगे, ठीक है। काली नदी भी देखेंगे, काली नदी यहाँ से भी बहती है, ठीक है। तो कल ये सब देखेंगे, राम गंगा नदियाँ, ये सब नदी सब गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं, कल गंगा नदी से मिले। चलिए बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, मिलते हैं कल, ओके बाय।